हेलो गाइस। आज हम साइकोलॉजी के अंतर्गत हम बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में हम जानेंगे। और इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कुछ विशेषताएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके थॉट हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। जैसे बकिंघम के अनुसार है कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। बकिंघम क्या कहते हैं? बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि एक सीखने की योग्यता है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये कथन किसका है? टर्मन का। टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो टर्मन दूसरी तरफ कहते हैं कि बुद्धि समस्या को हल करने की एक योग्यता भी है। ठीक है। टर्मन क्या कह रहे हैं? टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जबकि टर्मैन कहते हैं कि बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है। कुछ विवेक करने तथा एवं चयन करने की शक्ति है। गॉल्टन क्या कह रहे हैं? गॉल्टन कह रहे हैं कि बुद्धि कुछ विवेक करने एवं चयन करने की शक्ति है। ए विंगास के कथनों में शब्दों में देखा जाए तो ए विंगास कहते हैं कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। ईस्टर्न कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि। ठीक है। नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। तो थॉर्नडाइक के शब्दों में देखिए, थॉर्नडाइक कहते हैं कि उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। क्या? उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। स्टैनफोर्ड के द्वारा कहा गया है कि बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, अधिकता, उद्देश्य, सामाजिक मूल्य, मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता है। बुद्धि मापन का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया गया था। बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? पाठ्यक्रम का पड़ता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, वंशानुक्रम है, लिंग है, आयु है, स्वास्थ्य है, वातावरण है, प्रजाति है। बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका पड़ता है? इन्हीं तत्वों का पड़ता है। जैसे किस वंश में जन्म है, कौन सी लिंग है, आयु कितनी आयु का है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, दोनों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा। स्वस्थ मनुष्य की बुद्धि अलग काम करती है, स्वस्थ मनुष्य की बुद्धि अलग काम करती है। प्रजाति का पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है इसमें। अब थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। कौन कौन से हैं? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं वो देखिए कि ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत मनुष्य वो आते हैं जो अपने में खोए रहते हैं, कम बात करते हैं, जैसे कि कवि हैं, साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, दार्शनिक हैं। ये किस में आएंगे? अमूर्त बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत जो कि हंसमुख और खुलकर बात करने वाले, ज़्यादा बोलने वाले वक्ता सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि व्यवसायी वर्ग है, कूटनीतिक वर्ग है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस में आ जाएंगे? सामाजिक बुद्धि में। गामक या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मनुष्य जैसे कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं हम बुद्धि के सिद्धांत। तो देखिए, बुद्धि के सिद्धांत ये बहुत मोस्ट है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा, मतलब अगर बुद्धि चैप्टर है तो उसमें से क्वेश्चन ये आता ही है कि कौन सा सिद्धांत किस के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन ने दिया है। और ये कब दिया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया था 1911 ईस्वी में। ठीक है। एक कारक सिद्धांत बिने और टर्मन ने दिया गया था। कब दिया गया था? 1911 में दिया गया था। और बिने टर्मन के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य और एक अखंड इकाई है। दूसरा आता है द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। इसमें स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में 2 फैक्टर बताए थे, एक एक्स फैक्टर और एक जी फैक्टर। जी फैक्टर मतलब एक तो था सामान्य बुद्धि वाले का, एक था विशिष्ट बुद्धि। तो इसमें 2 फैक्टर बताए थे, जिसमें एक का नाम रखा था जी और दूसरे का रखा था एस। लेकिन फिर स्पीयरमैन ने
जो त्रिकारक सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत उन्होंने एक कॉमन फैक्टर बताया था जो जी फैक्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट और एस फैक्टर से थोड़ा कम इंटेलिजेंट। तो वो तीसरा फैक्टर किस में था? त्रिकारक सिद्धांत में था। और फ्रेंड्स ये द्विकारक सिद्धांत कब दिया गया था? तो द्विकारक सिद्धांत दिया गया था सन 1900। द्विकारक सिद्धांत कब दिया गया था? 1904 में। ठीक है। और एक कारक सिद्धांत कब दिया गया था? 1911 में। बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत किसका है? तो बहुतत्व सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि व्यक्ति जितनी प्रकार की मानसिक प्रतिक्रियाएं करता है उसकी बुद्धि उतनी ही प्रकार के खंड या तत्व होते हैं। ठीक है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं इसमें बहुतत्व सिद्धांत में? जिसे बहुतत्व सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो थॉर्नडाइक कहते हैं कि मनुष्य जितनी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करता है उसकी बुद्धि उतने ही प्रकार के खंड या तत्व होते हैं। नेक्स्ट देखिए, थॉर्स्टन का है सामूहिक कारक सिद्धांत। थॉर्स्टन का कौन सा है? सामूहिक कारक सिद्धांत, या इसे 6-7 कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। इसे 6-7 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि जो थर्स्टन है, इसमें थर्स्टन ने ये थर्स्टन और कैली के द्वारा दिया गया था। इसमें बुद्धि के 13 तत्वों का समूह बताया है जिसमें से 7 अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। इसे फ्रेंड्स वर्ग घटक सिद्धांत भी कहा जाता है, संघ सत्तात्मक भी कहा जाता है, और इसको न्याय दर्श भी कहा जाता है। ठीक है। न्याय दर्श भी कहा जाता है इसको, और इसको प्रतिदर्श भी कहा जाता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग घटक सिद्धांत, संघ सत्तात्मक सिद्धांत, या न्यायदर्श सिद्धांत, या प्रतिदर्श सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है गाइफ्रे थॉम्सन के द्वारा। किसके द्वारा ये दिया गया है? गाइफ्रे थॉम्सन के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है कि बुद्धि अनेक विशेषताओं और विशेष योग्यताओं का समूह है। ठीक है। थॉम्सन क्या कहना चाहते हैं कि जो बुद्धि है वो विशेषताओं, वो अनेक विशेषताओं और विशेष योग्यताओं का समूह है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये किसका है? बर्ट वर्नन का है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है। इसे क्रमिक महत्व का सिद्धांत या पदानुक्रमिक का सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन सिरिल बर्ट व फिलिप वर्नन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है? सिरिल बर्ट, इनका पूरा नाम है सिरिल बर्ट या फिलिप वर्नन। सिरिल बर्ट और फिलिप वर्नन ने दिया गया है, फिलिप वर्नन ने। और कब दिया गया था फ्रेंड्स? ये सिद्धांत दिया गया था सन 1960 में। ठीक है। कब दिया गया था? सन 1960 में दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि मनुष्य इसके अनुसार मानसिक योग्यताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस महत्व क्रम में सामान्य मानसिक योग्यताएं ऊपर तथा विशिष्ट मानसिक योग्यताएं नीचे आती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य मानसिक योग्यताएं होती हैं वो ऊपर आती हैं, और विशिष्ट मानसिक योग्यताएं कहाँ आती हैं? नीचे आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया गया है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स बुद्धि की संरचना की सिद्धांत को त्रिविमीय मानते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? संक्रियाएं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इनका नाम आप ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये जो बुद्धि की संरचना सिद्धांत है, बुद्धि की संरचना सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसमें 3 विमाएं कौन कौन सी होती हैं? तो वो देखिए, पहली होती है विषय वस्तु। इनके नाम आ जाते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी होती है। विषय वस्तु होती है। दूसरी होती है संक्रियाएं।
और तीसरी होती है उत्पाद या परिणाम। ठीक है, किसका है? गिलफर्ड का है ये। जो उत्पाद या परिणाम सिद्धांत जो परिमाण है, इसी उत्पाद इसमें क्या होता है, परिणाम के 6 प्रकार होते हैं। गिलफोर्ड ने 1967 ईस्वी में डिब्बे के आकार का एक बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल में उन्होंने 120 कारक बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था आरबी कैटल ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया गया था। कब दिया था? 1963 ईस्वी में। ठीक है, कब दिया गया था? 1963 ईस्वी में। और इस कैटल ने बुद्धि को 2 प्रकार का बताया है, पहला तरल, दूसरा ठोस। जो तरल, इस प्रकार जो तरल बुद्धि वाले होते हैं वो बुद्धि का निर्धारण वंशानुकरण से होता है, और जो ठोस बुद्धि वाले उसकी बुद्धि का निर्धारण किससे होता है? वातावरण से होता है। ठीक है, तरल बुद्धि वाले का निर्धारण किससे हो रहा है? वंशानुक्रम से। और जबकि ठोस बुद्धि वाले का जो निर्धारण है वो किससे होता है? वातावरण से। वातावरण से। ठीक है, और तरल बुद्धि वाले का निर्धारण किससे हो रहा है? वंशानुक्रम से। नेक्स्ट देखते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो कि फिलिप वर्णन का हो गया। बुद्धि नित्वब सिद्धांत, जो कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है। बुद्धि का पास मॉडल किसका है? जेपी दास का है। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है किसका है? वो है जीन प्याजे का। ये भी मोस्ट है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है? जीन प्याजे का है ये। नेक्स्ट है जीएस कारक सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है इन्हें भी 2 भागों में बांट दिया गया है। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण 2 भागों में है, व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, जो व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण था ये भी, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो पहला परीक्षण है इसका, वो बुद्धि बिने साइमन, जो इसका पहला है वो तो कहलाता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या था फ्रेंड्स, जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था इसमें जो इस बुद्धि परीक्षा का निर्माण सन 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और 1905 में इसमें अल्फ्रेड बिने व साइमन के द्वारा किया गया था ये। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा ये किया गया था। पर 1900 फिर इसमें कुछ कमी रह गई, जो 1908 कुछ कमी रह गई इसके अंतर्गत। तो 1908 और 1 मिनट, अरे तो फ्रेंड्स 1905 में किया गया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने किया गया था, जिसमें कुछ कमी रह गई। तो 1908 एवं 1911 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, ये जो परीक्षण था ये 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों के बुद्धि मापन के लिए था। कौन सी एज के लिए था? 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की जो बालकों की बुद्धि मापन के लिए ये था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, जो व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसमें भी अभी हमने देखा व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, इसके अंतर्गत हमने जाना बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का। इसके अंतर्गत एक और है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय में
जो टर्मन ने 1916 में बिने के परीक्षण में अनेक संशोधन करके एक नया परीक्षण किया गया था। जो बिने का मैंने अभी बताया था आपको, बिने साइमन परीक्षण, उसमें इतने संशोधन हुए लास्ट में 1916 ईस्वी में, 1916 में इसमें बिने ने संशोधन करके इसे स्टैनफोर्ड में, इसमें बिने ने संशोधन किया और नया परीक्षण प्रतिपादित किया जो कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था कि 1900 यह परीक्षण 2 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए था। किसके लिए था? 2 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ये परीक्षण था। और जबकि बिने साइमन परीक्षण कितनी एज के लिए था? वो था 3 से 15 वर्ष तक की आयु के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम सामूहिक बुद्धि। अभी हमारा व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण है। पहले हमने व्यक्तिक शाब्दिक के बारे में जाना, अब जानेंगे हम व्यक्तिक अशाब्दिक के परीक्षण के अंतर्गत। इसमें क्या था फ्रेंड्स, इससे भी 2 भागों में किया गया था। इसका जो व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण है, इसको व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए, एक तो हुआ था पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। कौन सा हुआ था? पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। और दूसरा था बेसलर बैल्यू बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इन दोनों नामों को आप याद रखना कि व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण या व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण 2 कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत? पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है, दूसरा है बेसलर बैल्यू परीक्षण। ठीक है, जो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण है ये फ्रेंड्स 1924 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1924 में। ये 1924 में किया गया था ये। इस परीक्षण के अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की बालकों की बुद्धि का पता लगाया जाता था। कितने वर्ष की बुद्धि का पता लगाया जाता था इसमें? 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों की आयु का पता लगाया जाता था। ठीक है, इसमें क्या था कि 11 वर्ष तक के बालकों को रास्ता खोजने के लिए 2 बार अवसर, जबकि 12 से 14 वर्ष तक के बालकों को 3 बार अवसर दिए जाते थे इसमें। और कौन सी आयु के लिए था ये? 3 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए ये परीक्षण था। नेक्स्ट देखते हैं हम बेसलर बैल्यू परीक्षण। इसका देखिए, पोर्टियस का कब हुआ था? 1924 में। और बेसलर बैल्यू का कब हुआ था? 1944 में। 1944 ईस्वी में हुआ था, बेसलर ने किया गया था। और ये परीक्षण 10 से 60 वर्ष तक की आयु के बुद्धि पता लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, 1944 में किया गया था इसमें। और ये 10 से जो 60 वर्ष तक की आयु वालों की बुद्धि का पता लगाने के लिए किया गया था। 1955 में इसमें एक संशोधन होता है। 1955 में इसमें एक संशोधन हुआ और संशोधन के बाद ये परीक्षण 16 से लेकर 64 वर्ष के बुद्धि का पता लगाने के लिए किया गया था। ठीक है, 16 से 64 वर्ष तक की आयु की बुद्धि का पता लगाने के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जानते हैं हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये भी 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण या क्रियात्मक परीक्षण। तो देखिए, इसमें सामूहिक जो शाब्दिक परीक्षण है इसमें भी 2 किए गए थे। पहला था आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा था सेनानी सामान्य वर्गीकरण। तो जो आर्मी अल्फा टेस्ट था यह परीक्षण 1919 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1919 में। ठीक है, 1919 में हुआ था। और जी किसके द्वारा किया गया था? ओटिस के द्वारा, आर्थो ओटिस। आर्थो ओटिस के द्वारा ये किया गया था 1919 में। ठीक है, और इसमें क्या था, ये जो परीक्षण था, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए, जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे उनके लिए ये किया गया था। दूसरा था शिकागो। और दूसरा इसका परीक्षण कौन सा है? एक तो आर्मी वाला हो गया
सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ, हम पढ़ रहे थे आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। तो देखिए, जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है, यह परीक्षण किया गया था सन 1917 ईस्वी में। अभी जो 1911 का बताया था वो, सॉरी, वो मैंने मुझे अब वो किसका था, वो आर्मी बीटा का था। किसका था? आर्मी बीटा का, जो कि कब किया गया था? 1919 में। और जो आर्मी बीटा का किया गया था, आर्मी बीटा का किया गया था, ये था जो नहीं नहीं पढ़े हुए थे उनके लिए किया गया था। जो आर्मी अल्फा का था, यह परीक्षण केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए था। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आर्मी अल्फा टेस्ट ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और आर्मी बीटा टेस्ट जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए था। आर्मी अल्फा टेस्ट ये 1917 में किया गया था, और आर्मी बीटा टेस्ट 1900 ये कब किया गया था? 1919 में किया गया था ये। ठीक है, सेना सामान्य वर्गीकरण ये कब हुआ था? 1945 में किया गया था ये। और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण ये कब किया गया था? ये इसका निर्माण 6 वर्ष से लेकर वयस्कों की बुद्धि तक के मतलब 13 वर्ष तक के बालकों से ये परीक्षण था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था ये। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, वो कौन से थे? अशाब्दिक या निष्पादन परीक्षण थे वो। कौन से थे? अशाब्दिक या निष्पादन थे। बिने एवं स्टैनफोर्ड परीक्षण के अनुसार बुद्धि लब्धि। तो देखिए, इसमें कौन कौन से हैं, ये आपको जरूर याद रखना कि कौन सी बुद्धि लब्धि के अंतर्गत कौन सा बुद्धि वर्ग आता है। ये तो आपको रटना ही है, मान के चलिए, ये तो आपको रटना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, 25 से नीचे कौन से हैं? 25 से नीचे आता है जड़ बुद्धि वाला। 25 से 50 आता है मूड, जो जड़ से थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। और 50 से 70 में आ जाता है मूर्ख, जो मूड से थोड़ा सा है। और 70 से 80 में कौन सा आ जाता है? निर्मल बुद्धि वाला। 80 से 90 में आता है मंद बुद्धि वाला। और 90 से 110 में आता है सामान्य बुद्धि वाला। 110 से 120 में आता है उत्कृष्ट बुद्धि वाला। और 120 से 140 में आता है प्रखर बुद्धि वाला। और 140 से अधिक में आता है प्रतिभाशाली बुद्धि वाला। फ्रेंड, जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको भी जान लेते हैं हम। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? बुद्धि देखिए, ज्ञान अर्जन की क्षमता है, विचार की क्षमता है, और अनुभव की क्षमता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ज्ञान अर्जन की क्षमता है, बुद्धि विचार की क्षमता है, और बुद्धि अनुभव की क्षमता है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। एडवर्ड एवं थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कैसा बताया? अमूर्त। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण को मापता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि परीक्षण को मापता है, वो बुद्धि है। किसने कहा है? बोरिंग का कथन है ये। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता कौन कहलाते हैं? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता थॉर्नडाइक कहलाते हैं। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता कौन कहलाते हैं? हॉवर्ड। कौन कहलाते हैं? हॉवर्ड गार्डनर कहलाते हैं। बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया है? कैटल ने दिया है। बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया है? कैटल ने। क्रिया परीक्षण समूह देन है, किसका है? भाटिया जी का। किसकी परिभाषा है? भाटिया की। आईक्यू को किसने परिभाषित किया है? आईक्यू को किसने किया है परिभाषित? विलियम स्टर्न ने। बुद्धि का संरचना मॉडल किसकी देन है? अगर एक क्वेश्चन आता है कि बुद्धि की संरचना मॉडल किसकी देन है? गिलफोर्ड की है। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत किसका है? मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत है बिने का। बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? गॉल्टन को कहा जाता है। बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? गॉल्टन को। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी थी? तो देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? जर्मनी में, सन 1879 में। बहुत मोस्ट है ये, बहुत ज़्यादा, इसे आप रट लेना एकदम। हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण किसकी देन है? ये CH की देन है। कब दिया था? CH राइस ने 1920 में दिया था। ठीक है, हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण किसने दिया था? CH राइस ने। कब दिया था? 1920 में दिया था।
बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार किया गया था, किसने किया था? टर्मन ने किया था। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया है? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का इसमें सूत्र में देखिए, मानसिक आयु, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसका जो सूत्र है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए आई क्यू बराबर क्या था? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो इसमें देखिए मानसिक आयु क्या है? उसकी 15 है, वास्तविक आयु 12 तो हमने नीचे रख दी है, गुणा 100 से इसका वो किया है तो क्या आया? 125, यानी कि कैसा था? प्रखर बुद्धि वाला। अगर शैक्षिक लब्धि पूछी हो तो हमें ऊपर शिक्षा की आयु रख देंगे, नीचे वास्तविक आयु होगी, नीचे वास्तविक आयु ही होगी। ठीक है ना। मानसिक आयु या शैक्षिक आयु, ज्ञान आयु कहाँ रखी गई है? ऊपर। ये बुद्धि लब्धि का हो गया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? जो 90 से 110 की कैटेगरी के होते हैं वो औसतन बुद्धि वाले होते हैं। परीक्षण CABD परीक्षण निर्माण किया था, किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? PPT, पेपर पेंसिल टेस्ट के नाम से। ठीक है, शाब्दिक परीक्षण को किस नाम से जाना जाता है? PPT के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा बुद्धि का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसे नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे मोस्ट क्वेश्चन डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।